एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल पे स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी अपने घर पे रहिए और सेफ ही रहिए। हम करते हैं आज यूपी का पीजीटी का कॉमर्स का पेपर जो फरवरी 2019 में हुआ था। देखिए क्वेश्चन 1, what is the theory that opening a country to world markets gives an opportunity to utilize unemployed and underemployed resources? देखो अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, वो थ्योरी कौन सी है? एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मैंने 500 यूनिट्स बनाई, ठीक है, क्योंकि जो मैंने प्लांट लगाया वो 500 यूनिट्स बनाता है। ऑप्टिमम यूज जब ही होता है जब 500 यूनिट बनती है। 500 यूनिट बनाई, बट इंडिया में 350 यूनिट ही लगी मेरी। 350 यूनिट मैंने इंडिया में क्या कर दी, सेल कर दी। बाकी सेल नहीं है क्योंकि इतनी कंजम्पशन है उसकी। अब मेरे पास क्या हो गया, 150 यूनिट बच गई। जो ये यूनिट एक्स्ट्रा होगी, जो बच गई, उसे कहते हैं हम सरप्लस। ये क्या हो गया, सरप्लस। अब या तो ये मेरी वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे इंडिया में तो कंजम्पशन ही नहीं है। अब वेस्ट करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, इसको फॉरेन में सेल कर सकते हैं, फॉरेन में सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे मुझे क्या होगा, बेनिफिट मिल जाएगा, मेरा वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये हमारी थ्योरी है वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी। वेंट फॉर सरप्लस, देखो नाम ही इसमें आ रहा है सरप्लस, यानी कि जितने आपने यूनिट बनाई या जितना प्रोडक्शन किया उतना आपकी कंट्री में यूज नहीं हो रहा, तो आपके पास सरप्लस रह गया, आप उसको फॉरेन में सेल कर सकते हो, इससे आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी। अब दूसरा एक और पॉइंट देखो, अगर मैं फॉरेन में ये सेल नहीं करती तो मुझे क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। अब आप कहोगे हम नुकसान क्यों करेंगे, हम बनाएंगे ही नहीं, हम सिर्फ 350 यूनिट ही बनाएंगे। अगर आप 350 यूनिट बनाओगे तो आपका जो प्लांट है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, उसका आपके रिसोर्सेज का, आपके प्लांट का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप एक्स्ट्रा बनाओगे तो 150 यूनिट एक्स्ट्रा बनाइए। आप लोगों को क्या दोगे, एक्स्ट्रा लोग लगाओगे, पर्सन को जॉब पे भी तो रखना पड़ेगा ना। तो अनएम्प्लॉयड की और आपके जो रिसोर्सेज हैं जो अंडर एम्प्लॉयड रह रहे थे उन सभी का क्या होगा, बेटर यूज। इसलिए ये थ्योरी यही बताती है, वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी, जो दी थी एडम स्मिथ ने। किसने दी थी, इसका नाम भी पता होना चाहिए, एडम स्मिथ ने दी थी ये। रिकार्डियन थ्योरी रेंट से रिलेटेड है, रिकार्डो ने दी थी, लगान के बारे में बताती है। हेक्सर ओलिन थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है, फैक्टर के बारे में बताती है कि किसी कंट्री में कितने फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करता है इंटरनेशनल ट्रेड। वेंट फॉर सरप्लस कर ली। स्ट्रेटेजिक ट्रेड थ्योरी, ये मोस्टली ओलिगोपोली में यूज होती है, एक फर्म जो है दूसरी फर्म को देखते हुए अपना स्ट्रेटेजी बनाती है, ठीक है, नाम ही है इसका स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी या थ्योरी। देखो जिसने वेंट फॉर थ्योरी है ये हमने कर लिया, एडम स्मिथ ने दी थी, इसको रिवाइज किया था हेला ने, इसको रिवाइज किया था, ठीक है। ये यही जो मैंने बताया ये यही बता रही है, ठीक है, जो भी मैंने बताया आप सबको ये वही बताती है, आपको पढ़ लेना। इन्होंने बोल रखा है अगर आप कम यूज करोगे तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो ऐसे बनता है कर्व, ये ऐसे कर्व बनाया होगा सभी ने, ये वाला ये होता है पीपीएफ। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। देखो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यही बन गया। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वो होती है जो आज तो हमारी लाइबिलिटी नहीं है, बट फ्यूचर में हो सकता है वो हमारी लाइबिलिटी बन भी जाए और हो सकता है हमारी लाइबिलिटी ना भी बने। जैसे मैंने आपसे पैसे लेने थे, ठीक है, मैंने आपको उधार सामान बेचा तो आपने मुझे बिल दे दिया, ठीक है, आपने मुझे क्या दिया, बिल दे दिया, ठीक है, 2 मंथ का बिल है, मैं 2 मंथ बाद आपने कहा मैं पेमेंट कर दूंगा, बट मुझे पैसों की आज ही जरूरत है, तो मैं कहाँ चलेगी, बिल लेके बैंक के पास। मैंने बैंक को कहा बैंक मेरा बिल को डिस्काउंट कर दो, बैंक ने कहा ठीक है कर देते हैं, तो बैंक ने मुझे पैसे दे दिए, ठीक है, कमीशन काट के अपनी पैसे दे देगा बैंक। तो 2 मंथ के बाद बैंक आपके पास आया, बैंक कहाँ गया, 2 मंथ के बाद आपके पास पेमेंट करिए, आपने तो मना कर दिया हम नहीं पेमेंट करते, हमारे पास कोई पैसे पूछे नहीं ना हम देने वाले हैं, आप तो सीधा मना कर गए। तो अब फिर बैंक क्या करेगा, बैंक मेरे पास आ जाएगा, बैंक कहेगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बनती है क्योंकि तुमने मुझसे पैसे लिए हैं, तो अब मुझे क्या करना पड़ गया, पेमेंट करनी पड़ेगी। हालांकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मेरी पेमेंट करने की जिम्मेवारी नहीं थी, ये आपकी थी, बट आपने मना कर दिया तो मैं यहाँ पे मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, तो मेरी लाइबिलिटी नहीं थी पर बन गई। अगर आप पे कर देते तो मेरी लाइबिलिटी नहीं बनती, फिर तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती ना, फिर तो मुझे बैंक को नहीं देने पड़ते क्योंकि आपने पे कर दिए। तो ये होती है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। अब इसको हम क्यों दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं इसमें बैलेंस शीट के नीचे, इसमें नीचे दिखाते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज का मतलब है सब चीजें शो करो, सब चीजें शो करनी है,
ठीक है, इसलिए दिखाते हैं। अब और देखो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब है जो आप डेप्रिसिएशन किया, स्टॉक किया, जो भी मेथड फॉलो कर रहे हो उसी मेथड को फॉलो करो। जैसे डेप्रिसिएशन का मैंने एक मेथड लगाया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो नेक्स्ट ईयर भी मुझे यही लगाना है। ये नहीं कि मैं कभी स्ट्रेट डाउन लगा दूं, फिर कभी रिटर्न डाउन, कभी स्ट्रेट डाउन, कभी रिटर्न डाउन, नहीं, ऐसा नहीं। ये कंसिस्टेंसी बताती है। मनी मेजरमेंट क्या कहता है कि जैसे आपके दो मैनेजर हैं, एक फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है, और एक आपका प्रोडक्शन मैनेजर, दोनों का खूब झगड़ा हुआ, दे दनादन, इसने भी काम रोक दिया और इसने भी अपना काम रोक दिया, दोनों लड़ने बैठ गए और दोनों एक दूसरे को दे दनादन मार रहे हैं, तो क्या हम इसको अकाउंट्स में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो मनी मैनेजमेंट ये कहती है, जिसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हो वही चीज आएगी। कंजर्वेटिज्म क्या कहती है? कंजर्वेटिज्म ये कहती है कि जो फ्यूचर में लॉस अगर आपको दिख रहा है तो उसकी अरेंजमेंट आप आज ही कर लो, लॉस की अरेंजमेंट कर लो, बट प्रॉफिट की अरेंजमेंट नहीं करनी। कंजर्वेटिज्म नाम से ही पता लग रहा है, देखो नाम ही बता रहे हैं आपको। देखो मनी के बारे में बता रहा है तो मनी की बात, कंसिस्टेंसी मीन्स एक चीज, स्थिरता, स्थिर होनी चाहिए पॉलिसी हमारी। नेक्स्ट देखो द कन्वेंशन ऑफ, देखो ये अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया और थर्ड का क्वेश्चन भी क्या आ गया? कन्वेंशन का। तो इसका मतलब जो हमारा जो चैप्टर है कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट तो मैंने शायद वीडियो डाल रखी है, डिटेल में आप कर सकते हो। कन्वेंशन मैं आपको यहीं बता दूंगी। कन्वेंशन जैसे मैंने अभी दो बता ही दी, कंसिस्टेंसी वाली और डिस्क्लोजर, ये इंपॉर्टेंट है अभी टॉपिक। दूसरा क्वेश्चन आ गया इसमें से। तो कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि आप लॉस की अरेंजमेंट तो आज ही कर लो। अगर आपको पता है, जैसे आपके डेटर है, आपको पता है कि वो डूबने वाले हैं या कुछ डाउट है, आपको डाउट है उन पर मेरा पैसा नहीं देंगे, तो उसकी अरेंजमेंट आप आज ही कर लो। लेकिन अगर प्रॉफिट है उसकी अरेंजमेंट नहीं करनी, ठीक है। इसको कौन सा कंसेप्ट कहते हैं? ये होता है हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम क्या है? कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम है इसका प्रूडेंस कंसेप्ट, ठीक है। प्रूडेंस कंसेप्ट कहते हैं इसको। तो क्या कहता है ये? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट अगर आपको लग रहा है कि डेट्स आपके डूब रहे हैं तो अरेंजमेंट कर लो, प्रॉफिट की अरेंजमेंट नहीं करो। देखो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है, ठीक है। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? इसको कौन सा कंसेप्ट कहते हैं? प्रूडेंस कंसेप्ट कहते हैं। ये क्या कहते हैं? एंटिसिपेटिंग मीन्स जो आपके फ्यूचर में होने वाले हैं पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस, उनकी अनुमान लगा लो। उनका क्या है? जो आपने अनुमान लगा रहे हो, लेकिन फ्यूचर गेन्स का अनुमान नहीं लगाना भाई, लॉस का अनुमान लगा लो, पहले ही फोरकास्ट कर लो, एंटिसिपेट कर लो, लेकिन प्रॉफिट को नहीं एंटिसिपेट करना। इसका मतलब क्या है? एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी जैसे ही आपको पता लग रही है कि वो अनसर्टेन है, कि हमें नहीं मिलेगी, कहीं भी डाउट हो रहा है, तो उसको रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। लेकिन रिवेन्यू, इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना जब तक कि वो रिसीव्ड मिल ना जाए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? प्लेइंग सेफ। प्लेइंग सेफ, सेफ रह के खेलो भाई, लॉस की अरेंजमेंट कर लो, प्रॉफिट की नहीं, प्लेइंग सेफ। तो 3 क्वेश्चन बन गए इससे भी। नेक्स्ट हमारा, इफ ए शेयर ऑफ ₹10 on which 6 has been paid is forfeited, it can be reissued at a minimum price of। देखो शेयर फॉरफीचर करते हैं तो हम शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे? शेयर कैपिटल, मान लो ये 10 रुपए का एक शेयर है, मैंने फॉरफिट कर दिया, तो मैंने डेबिट किया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर। फॉरफीचर में कितने पैसे डालेंगे? जो हमें मिले। फॉरफीचर में मुझे कितने मिल गए? ₹6 मिल गए। तो जो मुझे नहीं मिले, ठीक है, कॉल्स, सपोज कॉल्स के पैसे मुझे नहीं मिले, तो टू कॉल्स ₹4 जो मुझे नहीं मिले, ठीक है। तो मैं शेयर्स को क्या कर रही हूँ? दोबारा री इशू। जब भी आप फॉरफिटेड शेयर को, ये फॉरफिटेड की एंट्री है, फॉरफिटेड शेयर को री इशू करते हो तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट उतनी दे सकते हो जितना कि आपको बेनिफिट हुआ। अब ₹10 का शेयर था, ₹6 तो मुझे उन्होंने दे दिए, ₹4 नहीं दिए, तो ₹6 का मेरे को फायदा हो गया। तो अब मैं दोबारा जब रीइशू करूंगी तो मैं ₹6 ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे सकती हूँ। मैक्सिमम डिस्काउंट मैं कितनी दे सकती हूँ? ₹6, क्योंकि मेरे को इतना ही प्रॉफिट हुआ है, तो इतना ही मैं लॉस सहन, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही तो लॉस सहन कर सकते हो। ₹10 में से ₹6 दे सकती हूँ, बाकी कितना रह गया? ₹4 जो है, ₹10 में से ₹6 तो मैं लॉस सहन कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को पहले प्रॉफिट हुआ है, बट मुझे कम से कम ₹4 तो और लेने ही पड़ेंगे। देखो 6 तो मैं दे सकती हूँ, बट ₹4 तो मुझे उनसे लेने पड़ेंगे, ठीक है। मिनिमम प्राइस क्या होगा? ₹4। अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन ग्रोज, माल्थस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है? माल्थस ने जो अपनी ये थ्योरी दी थी, माल्थस ने कब थ्योरी दी थी? 1798 में दी थी। ये ब्रिटिशर थे, अंग्रेज थे भाई ये,
ब्रिटिशर थे ये माल्थस, थॉमस आर माल्थस कहते हैं, रॉबर्ट माल्थस या आर माल्थस भी कहते हैं इसको, आर माल्थस भी कहते हैं। इन्होंने एक मॉडल दिया था पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड, ठीक है। इनकी एक बुक थी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इसमें उन्होंने दिया था एक, इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, तो जितनी हिसाब से देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से फूड तो बढ़ ही नहीं रहा। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, देखो आज भी कुछ लोग बिना खाना खाए सोते हैं, हमारी कंट्री में ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, उस अकॉर्डिंग हमारे रिसोर्सेज तो नहीं बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज तो बढ़ेंगे ही नहीं, तो इसका पॉपुलेशन और रिसोर्सेज में क्या है, बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन अगर कम होगी, जैसे कोई बाढ़ वगैरह आ जाए, फ्लड वगैरह आ जाए, ठीक है, देखो पॉपुलेशन कहता है तब तक ग्रो करती रहेगी जब तक कि कोई ट्रेजेडी नहीं हो, जैसे कोई डिजीजेस ना हो जाए, जैसे कोई युद्ध वगैरह ना छिड़ जाए, ठीक है, कोई फ्लड वगैरह, कोई क्लैमिटी ना हो जाए, ठीक है। अदरवाइज पॉपुलेशन क्या है, कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी। तो इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था, जो ग्रोथ होती है वो कैसे हो रही है, वो हो रही है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिकली, ठीक है। पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है, ज्योमेट्रिकली, आज 10 थी, कल 30 होगी, फिर 50 होगी, 70 होगी, ऐसे कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन, ठीक है। किसी भी सिक्वेंस में बढ़ सकती है ज्योमेट्रिकली, जैसे यहाँ तो कांस्टेंट हो गया ना, यहाँ तो 20-20 कांस्टेंट हो गया, तो 10 से सीधा 50 भी जा सकती है, 10 से सीधा 70 भी जा सकती है, फिर 50 से आगे जा सकती है 120, ऐसे क्या करेगी, ज्यादा ज्योमेट्रिकली बढ़ेगी। प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन ऑफ, प्रोडक्शन फंक्शन जो है किसका रिलेशन है, देखो प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है टेक्नोलॉजी का रिलेशनशिप है, किसका, फिजिकल इनपुट का, ठीक है, एंड फिजिकल आउटपुट का। मीन्स मैं क्या बना रही हूँ, मैंने, मेरी स्वीट्स की शॉप है, मेरी मिठाई की दुकान है, ठीक है, भाई मिठाई खाने का मन तो नहीं कर रहा, मिठाई नहीं खानी भी, घर पे रहना है बिल्कुल और सेफ रहना है, ठीक है। मिठाई में मैंने क्या किया, मिल्क यूज किया, कितना मिल्क यूज किया मैंने, और कितनी मैंने क्या बना दी, बर्फी बना दी, ठीक है भाई, जो आप फेवरेट चीज खाते हो वही सब मान लेना, ठीक है। कितना रॉ मटेरियल इनपुट लगाई, ये मेरा इनपुट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, आउटपुट, यानी कि कितने इनपुट लगा के मेरे को कितना आउटपुट मिला, वो मेरा है प्रोडक्शन फंक्शन, जो रिलेशन बताएगा इन और आउटपुट। ए परफेक्ट कोरिलेशन इज सिग्निफाइड बाय, देखो परफेक्ट कोरिलेशन जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो दोनों ऑप्शन बन रहे हैं, बी भी बन रहा है और सी भी बन रहा है। देखो परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, जब हमने दो प्रोडक्ट लिए, जैसे हमने एक ये ले लिया, प्राइस ले लिया, ठीक है, और डिमांड ले लिया, ठीक है, हमारे प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होगी, कम होगी ना। जितने प्राइस बढ़ते जा रहे हैं आपके, जैसे प्राइस बढ़ा 10, 20, 30, 10-10 का बढ़ा, डिमांड भी ऐसे क्या होगी, उतनी ही कम होगी, ठीक है। जितने प्राइस बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, डिमांड उतनी ही कम होगी, सेम सेम रह रहा है ये, ठीक है, रेट सेम रह रही है, तो वो होती है हमारी परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन में कैसे बनेगा, ये हमारा ऐसे बनेगा, ये नेगेटिव होगी, ये हमारी क्या होगी, नेगेटिव। ऐसे ही हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसे क्या हो गया, प्राइस, जितने प्राइस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से क्या है, हमारी सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे प्राइस 10, 20, 30 हो गया, तो सप्लाई भी क्या होगी, 30, 40, 50 सेम बढ़ रहा है, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट पॉजिटिव, ये हमारा हो गया परफेक्ट नेगेटिव, ये हो गया -1 और ये हो गया हमारा +1। तो इसके दोनों आंसर बन रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, इस 2 को काट के यहाँ कर लो और, ठीक है। मिस्टेक थी, मिस्टेक है ये क्वेश्चन में, तो इसके सभी को नंबर मिलते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सभी को नंबर मिलते हैं इसके। तो आप क्या करिए, -1 2 की जगह कर लीजिए और, परफेक्ट में या तो -1 होगा या +1 होगा। इंडेक्स फॉर बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज, देखो इंडेक्स फॉर बेस पीरियड, बेस पीरियड की जब भी बात की जाती है, बेस पीरियड हमेशा क्या ज्यूम करते हैं हम, 100, ऊपर आता है करंट पीरियड, नीचे आता है बेस इंटू 100, तो बेस को हम क्या मानते हैं, बेस को हम ज्यूम करते हैं हमेशा 100। इंडेक्स हमें क्या बताता है कि हमारे प्राइस लेवल में चेंजेस को बताता है, इंडेक्स क्या बताता है, प्राइस में कितना चेंजेस हो रहा है, ठीक है, प्राइस लेवल में चेंजेस को बताता है। आपने ये उसमें इनकम टैक्स में पढ़ा भी होगा, इनकम टैक्स में कैपिटल गेन के चैप्टर में, आपने 10 साल पहले मकान लिया, आज उसकी कीमत क्या है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते थे, इंडेक्स। देखो नेक्स्ट में इंडेक्स से क्वेश्चन है, इफ लेस्पेयर इंडेक्स इज 121
एंड पासे इंडेक्स इज 144, देन द फिशर इंडेक्स। देखो फिशर ने जो अपना इंडेक्स दिया था ना, देखो फिशर का इंडेक्स जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया था उसने, ठीक है, टू मेजर इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। भाई प्राइस में कितना इंक्रीज हो रहा है, गुड्स और सर्विस के प्राइस में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो वो फिशर इंडेक्स हमें बताता है। ये जो कैलकुलेट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लेस्पेयर इंडेक्स एंड द पास्ट इंडेक्स। देखो लेस्पेयर ने जो इंडेक्स दिया था इसमें कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, जो पास्ट से हमने दिया उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, तो फिशर महाशय जी आए, ये उन दोनों से समझदार निकले, इसने क्या किया, इन दोनों के इंडेक्स को यूज कर लिया, तो इसकी भी ड्रॉबैक जो कमी थी वो दूर होगी, जो इसकी कमी थी वो भी दूर होगी। तो इसीलिए हम फिशर के इंडेक्स को क्या कहते हैं, आइडियल इंडेक्स कहते हैं, क्योंकि कुछ कमी इसमें थी और कुछ कमी इसमें थी, तो दोनों का ले लिया तो दोनों की कमी क्या होगी, दूर, इसलिए ये आइडियल इंडेक्स बन जाता है ये। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, ये लाइन याद रखो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर और पास्ट से। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन लेना है किसका, लेस्पेयर का और पास्ट से का, ये करना है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ज्योमेट्रिक मीन लेना है आपको लेस्पेयर का इनटू पास्ट से, जो ये हमें दे ही रखा है 121 144, तो सोल्व करोगे ये आएगा 132। The absolute value of difference between an unbiased point estimate and the corresponding population parameter। देखो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पॉपुलेशन क्या होती है, जैसे ये स्कूल है, ठीक है, मैं ये स्कूल के जितने भी इसमें स्कूल में सपोज 500 स्टूडेंट्स है, तो मैं जानना चाह रही हूँ इन 500 स्टूडेंट्स का वेट क्या है, ठीक है, या हाइट क्या है, या पॉकेट मनी क्या, कुछ भी मैंने वेट देखा कि बच्चों का जो है इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 500 हैं बच्चे, एक उसमें लगा लो 11th-12th के लगा लो, ठीक है, क्लास 11th और 12th के 500 बच्चे हैं स्कूल में, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ इनका वेट क्या है, ठीक है, तो ये मेरी होगी जिस पूरी की पूरी जो है ये होगी मेरी पॉपुलेशन। अब मैं 500 पे स्टडी करूंगी, मेरे को टाइम लगेगा, तो इस पॉपुलेशन में से हम क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं, मैंने 20 बच्चे सिलेक्ट करे, ठीक है, तो मैं उनका वेट देखूंगी, तो पॉपुलेशन से जो लिया हमने वो हो गया हमारा सैंपल। ठीक है, अब जो पॉपुलेशन पे तुमने पॉपुलेशन का हम मीन निकालेंगे तो उसको कहते हैं पैरामीटर। ठीक है, पॉपुलेशन के क्या होते हैं, देखो पी से पॉपुलेशन, पी से पैरामीटर, पॉपुलेशन के होते हैं पैरामीटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है इसलिए बता रही हूँ। और उसके बाद क्या होता है, पॉपुलेशन के पैरामीटर हो गया, और स्टैटिस्टिक्स के क्या लेते हैं हम, स्टैटिस्टिक्स से सैंपल, पी से पॉपुलेशन, पी से पैरामीटर, एस से स्टैटिस्टिक्स, एस से सैंपल। ठीक है, इससे स्टैटिस्टिक्स से हम मीन ले रहे हैं तो उसको कहते हैं सैंपल, पॉपुलेशन से मीन ले रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, पैरामीटर। तो नाम याद रखना, पी से, एस से और एस से। तो इनमें डिफरेंस आ गया तो वो क्या हो जाता है, दो चीजों में अगर डिफरेंस आ रहा है तो एरर होगी, तो वो कौन सी एरर होगी, वो होगी हमारी सैंपल एरर, क्योंकि सैंपल की वजह से क्या हुआ, हमें कहीं ना कहीं सैंपल हमारा सही नहीं था, जैसे 500 में से मैंने सिर्फ 2 बच्चे ले लिए तो मेरा सैंपल ही गलत है, देखो सैंपल ही बहुत कम लिया मैंने, तो एरर तो आएगी, वो होती है सैंपलिंग एरर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द सैंपल जो आपने यूज करे टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर। क्वेश्चनेयर सर्वे मेथड इज यूज्ड टू कलेक्ट। क्वेश्चनेयर क्या होता है, इसमें क्वेश्चंस होते हैं, अभी एक फॉर्म होता है एक तरफ से ऐसे लगा लो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें, तो मैं उसके थ्रू क्या कर रही हूँ, डाटा कलेक्ट कर रही हूँ। तो कौन सा मेथड है, डाटा आप 2 तरह से कलेक्ट कर सकते हो, डाटा 2 तरीके से कर सकते हो, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी डाटा को क्या कहते हैं, फर्स्ट हैंड डाटा, फर्स्ट हैंड डाटा जो आप खुद कलेक्ट कर रहे हो और पहले उससे रिलेटेड कलेक्ट नहीं, किसी के यूज नहीं कर रहे हो, अपना खुद कलेक्ट करते हो डाटा, वो हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी क्या होता है, पकी पकाई खिचड़ी, मम्मी ने बना के रख रखी है, सिर्फ आपको खानी है। प्राइमरी में क्या, आप खुद बना रहे हो खिचड़ी को, राइस चावल लगा लो, दाल चावल कुछ भी लगा लो, जो आपकी फेवरेट डिश है, आपको बनी बनाई मिल गई, वो हो गया सेकेंडरी डाटा। जो आप खुद बना रहे हो वो हो गया प्राइमरी डाटा। ठीक है, सेकेंडरी डाटा पहले से जैसे वो लगा लो, न्यूज़पेपर लगा लो, ठीक है, बुक्स लगा लो, जो पहले से ही है उसको आप सिर्फ यूज करोगे, और जो आप खुद कर रहे हो वो होता है प्राइमरी। तो अपने क्वेश्चनियर बनाए, फॉर्म्स बनाए, क्वेश्चन सेट किए, तो डाटा कौन सा हो गया फिर हमारा, खुद कर रहे हो, प्राइमरी। अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड इनकम इज, देखो आपने कमा तो ली, ठीक है, देखो आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, अप्रैल की सैलरी लगा लो,
ठीक है। अब देखो अप्रैल कंप्लीट होने ही वाला है, आज कल कंप्लीट ही हो जाएगा अप्रैल। तो अप्रैल की सैलरी आपने कमा ली, कल तक, कल आपको मिली नहीं, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एसेट। परसों मिल जाएगी, उससे अगले दिन मिल जाएगी, तो आपकी क्या बन गई, एसेट बन गई। नेक्स्ट है एडवांस मनी रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर। आपको एडवांस में किसी ने पैसे, आपका बिजनेस, ठीक है, आपका ये बिजनेस है, मैं आई आपके पास, मुझे गुड्स चाहिए थी, आपने कहा ठीक है गुड्स मिलेंगी भाई, 7-8 दिन लगेंगे, ठीक है, अभी हमारी गुड्स रेडी नहीं है, एडवांस पेमेंट कर दीजिए। मैंने आपको क्या करा, 10,000 एडवांस दे दिए, ठीक है, 10,000 एडवांस दे दिए, तो ये आपके लिए क्या बन गई, आपके लिए लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि अभी आपने मेरे को गुड्स नहीं दी, तो ये हमारी क्या बन जाती है, करंट लाइबिलिटी। सेल्स बजट इज, सेल्स बजट क्या होता है, मास्टर बजट, एक्सपेंडिचर और फंक्शनल। सेल्स बजट होता है हमारा फंक्शनल बजट। देखो फंक्शनल बजट क्या होते हैं, जो जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं, उनके लिए जो बजट बनाया जाता है वो होता है फंक्शनल बजट। जैसे सेल्स के लिए सेल्स बजट, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए सेल्स, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग और सेल्स का एक में ही आ जाता है, परचेज के लिए परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो ये फंक्शनल। मास्टर बजट क्या होता है, समरी ऑफ ऑल बजट्स। मास्टर बजट क्या होता है, समरी, हर बजट की समरी होती है इसमें। एक्सपेंडिचर बजट मीन्स खर्चे से रिलेटेड, किसी भी खर्चे, जैसे वेजेस से रिलेटेड आपने अलग बजट बना दिया, ठीक है, मटेरियल से रिलेटेड अलग बजट बना दिया, जो खर्चे से रिलेटेड बजट होगा। The difference between fixed and variable cost has a special significance in the preparation of, देखो फिर बजट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, पिछला भी बजट का क्वेश्चन था, तो अब अगला भी बजट के भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए हमें, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन के भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए। जो फिक्स और वेरिएबल में जो डिफरेंस है वो किस बजट में देखने को मिलता है, देखो मास्टर बजट हमने पढ़ लिया, अभी समरी होगी। कैश बजट क्या होता है, कितना कैश हमारे पास आया और कितना कैश हमारे पास गया, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, कितनी रिसिप्ट हुई हमें कैश की और कितना हमने पे कर दिया, वो कैश बजट बताएगा हमें। और हमारे पास अब ऑप्शन भी क्या बच गया, एक ही ऑप्शन बच गया, फ्लेक्सिबल बजट। देखो ऑप्शन से भी आप अपने अगर अच्छी तरह 14 क्वेश्चन कर लिया तो वहाँ मास्टर बजट था, तो अब यहाँ से आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, जैसे मैंने 50% का बजट बनाया, ठीक है, आपने ये बीकॉम में बनाए भी होंगे, फिर हम बनाते थे 60% कैपेसिटी का, फिर हम बनाते थे 80% कैपेसिटी का, ठीक है, ये कहते थे ना, फिक्स कॉस्ट लेते थे, वेरिएबल कॉस्ट लेते थे, तो ये क्या आते हैं हमारे फ्लेक्सिबल बजट। If machine hours are 8,000 and factory overhead absorption rate per machine hour is ₹8 है, then the absorbed factory overhead, देखो मशीन ने कितने घंटे काम किया, 8 घंटे, और 1 घंटे की कॉस्ट क्या आ रही है, 8 रुपए, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो 64। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो किस पे बेस होते हैं, वो हमारे बेस्ड होते हैं प्रैक्टिकेबिलिटी पे, व्यवहारिकता पे, ठीक है, व्यवहारिकता पे। प्रिंसिपल किस पे बेस होते हैं, हमारे प्रैक्टिकल पे बेस होते हैं हमारे, ठीक है। सब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, हर किसी का अपने अकॉर्डिंग जैसे करना, जैसे जैसे वो होते थे ना, जैसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते थे बहुत पहले पेपर में, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं थे, जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है ना, तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग लिखता था, किसी का आंसर में कोई क्या लिखता था, जिसको जितना आता था उस अकॉर्डिंग, वो होती है सब्जेक्टिविटी, जब हर किसी का अपना अलग अलग अपने अकॉर्डिंग हर कोई लेता है। कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग, वही जो इजीली रिकॉर्ड हो जाए, तो उसके बेस पे नहीं होता, प्रैक्टिकेबिलिटी पे बेस पे होते हैं अकाउंटिंग। द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विडिटी एंड रिस्क, लिक्विडिटी एंड रिस्क में क्या रिलेशन है, इसको एग्जाम्पल से समझो। आपके पास, आपने पास 50,000 रुपये पड़े हैं आपके पास, आपने किसी को उधार दे दिए, ठीक है, तो उसमें रिस्क है, आपके पैसे हो सकता है वो उसके पास नहीं है, वो लेके भाग सकता है, शहर छोड़ के जा सकता है, रिस्क है ना कहीं। लेकिन अगर यही 50,000 आपकी अलमारी में पड़े हैं, ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में क्या है, सेफ है, यहाँ पे क्या है, थोड़ी सेफ्टी है, ठीक है। अगर घर पे ही रह रहे हो, घर पे अगर आप रह रहे हो, तो कोरोना के टाइम में वैसे सभी घर पे रह रहे हैं, तो चोरी का डर नहीं है, सब घर पे ही रह रहे हैं, तो उधार में ज्यादा रिस्क है, यहाँ पे आपके पास पड़े हैं तो वो सेफ है, ठीक है। तो कैसा रिलेशन है, लिक्विडिटी मीन्स अगर आपके पास कैश पड़ा है, ठीक है, तो आपके पास रिस्क कम है। अगर कैश आपने कहीं दे दिया, कैश नहीं है आपके पास, तो रिस्क ज्यादा है। तो इनमें रिलेशन कैसा है, इनवर्स, उल्टा रिलेशन है, लिक्विडिटी और रिस्क में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। The limit of maximum number of members in a private company में minimum member 2, minimum 2, maximum 2 जीरो और लगा दो, मिनिमम देखो मिनिमम 2, मैक्सिमम 2 जीरो, 2 ही है ना, तो 2 जीरो पीछे और लगा दो, 200।
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सर्वे। देखो नेशनल सैंपल जो सर्वे है, देखो ये हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है लार्ज स्केल सैंपल सर्वे इन डाइवर्स फील्ड। डाइवर्स का मतलब पता है, बहुत सारी फील्ड्स के डाटा को क्या करता है, ये क्या करता है, डाटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, प्राइमरली डाटा कलेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें डाटा कलेक्ट करता है, ये सारे ही डाटा कलेक्ट करेगा। तो डाटा कैसे कलेक्ट, किससे रिलेटेड करता है, सोशो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड करता है। सर्वे ऑफ इंडस्ट्री के डाटा को कलेक्ट करेगा, और ये सोशो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के डाटा को कलेक्ट करता है, और बहुत सारे ये डाटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है। जैसे रूरल एरिया का भी हो गया, अर्बन का भी हो गया, रूरल का भी, गांव वगैरह का, शहरों का, सबके डाटा को क्या करता है, ये कलेक्ट करता है। तो इसमें सारे ही आ जाएंगे, सोशो इकोनॉमिक, इंडस्ट्री का भी आ जाएगा, और डेमोग्राफिक इशू भी आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अर्बन हो गया, रूरल हो गया, उसको भी कलेक्ट करता है ये। If the value of any regression coefficient is 0, then two variables are, देखो दो वेरिएबल्स रिग्रेशन कोफिशिएंट उनकी वेरी, देखो हमने पीछे ऊपर किया भी था। जैसे मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक है मेरे पास क्या है, प्राइस है, और एक मेरे पास क्या है, सप्लाई है। देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे, सप्लाई भी मैं क्या करूंगी, अपनी बढ़ाती जाऊंगी। ठीक है, तो इनमें कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया, इनमें रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब मैंने दो चीजें ली, देखो मैंने क्या लिया, एक तो मैंने ले लिए शूज, और एक मैंने ले ली बुक्स। एक मैंने ली शूज, और एक मैंने लिए बुक्स। अब शूज और बुक्स का आपस में कोई रिलेशन है क्या भाई? अगर मैं शूज खरीद रही हूँ, ठीक है, मेरा पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे आपके पापा है, आपके पापा का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, आपके पापा शूज खरीद रहे हैं, तो उसके साथ क्या बुक्स भी खरीदेंगे क्या? आपके पापा तो नहीं खरीदेंगे ना बुक्स। ठीक है, तो शूज और बुक्स का आपस में क्या है, कोई लेना रिलेशन नहीं है। इनमें क्या है, जीरो कोरिलेशन है। इनमें क्या है, जीरो कोरिलेशन। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहे। अब देखो प्राइस बढ़ रहे हैं, तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई किस पे डिपेंड कर रही है, सप्लाई जो है डिपेंड कर रही है किस पे, प्राइस पे। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए इनमें रिलेशन है। अब शूज और बुक्स में कोई डिपेंड है ही नहीं कोई एक दूसरे पे, तो उनमें कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो ये वेरिएबल्स हैं, ये क्या है, इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये कैसे वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट, क्योंकि इनमें जीरो कोरिलेशन है, तो इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है, डिपेंड ही नहीं करते एक दूसरे पे, इंडिपेंडेंट है ये। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, जो डिसीजन लेने में क्या करती है, हेल्प, जो इसका काम ही क्या होता है, डिसीजन लेना। तो ये डाटा को यूज करेगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सबके डाटा को क्या करती है, ये यूज करती है। इधर से डाटा आता है सबका, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स जो डाटा की फॉर्म में आ रहा है, क्वालिटेटिव मीन्स इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आ रहा है, दोनों ही ये यूज करती है। ठीक है, बोथ ए एंड बी। ए होलसेलर इज एन इंटरमीडिएट इज ए लिंक बिटवीन, देखो ये मेरी कंपनी, ठीक है, ये हो गया होलसेलर, ये हो गया रिटेलर, और ये हो गया कस्टमर। ठीक है, कंपनी किसको बेचेगी, होलसेलर को। होलसेलर कौन से होते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं, लार्ज या बल्क में खरीदते हैं। फिर वो किसको बेचते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, रिटेलर को। रिटेलर नाम ही बता रहा है, जो थोड़ा थोड़ा करके खरीदते हैं। फिर वो किसको बेचेंगे आगे, कस्टमर को। तो होलसेलर किसके बीच में नहीं, होलसेलर के इस साइड क्या है, मैन्युफैक्चर कंपनी या मैन्युफैक्चर जो सामान को बना रहा है, और इस साइड इसके क्या है, देखो रिटेलर है। एक साइड इसके मैन्युफैक्चर है, दूसरी साइड क्या है, रिटेलर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नॉन टैरिफ बैरियर, देखो बैरियर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है टैरिफ और एक होता है नॉन टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, सिंपल वर्ड में याद कर लो, टी से टैरिफ, टी से टैक्स। जब टैक्स लगाया जाता है किसी चीज पे, इसको ड्यूटी कहते हैं या कस्टम कहते हैं, कस्टम ड्यूटी। ड्यूटी या टैक्स लगा रहे हैं किसी चीज पे, मोस्टली किस पे लगता है, ये इम्पोर्ट पे। आप बाहर से सामान मंगवा रहे हो, ठीक है, अंदर आ रहा है हमारी कंट्री में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगा देती है, ताकि ज्यादा इम्पोर्ट ना हो। ठीक है, और नॉन टैरिफ क्या होता है, जब टैक्स नहीं लगा के गवर्नमेंट कुछ और करती है, ताकि लोग इम्पोर्ट अपने आप ही कम कर दें। ठीक है, अब यहाँ तो टैक्स लगा था, यहाँ टैक्स नहीं लगाएगी, कुछ रूल्स बना देगी, कुछ रेगुलेशन बना देगी, जिससे क्या होगा, अपने आप क्या हो, लोग इंपोर्ट करना कम कर दें। ठीक है, वो होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। देखो नॉन टैरिफ बैरियर में क्या होता है, सबसे इसमें आता है, नॉन टैरिफ बैरियर में आता है कोटा। कोटा क्या होता है, देखो आपका मोबाइल का बिजनेस है, ठीक है, आपने हर मंथ, आप हर मंथ क्या कर रहे हो, मोबाइल मंगवा रहे हो फॉरेन से। पिछले मंथ आपने 200 मोबाइल मंगवाए, ठीक है,
तो बहुत इम्पोर्ट हो रहा है। तो मुझे लगा अब क्या करूं मैं, इनको अगर टैक्स लगाऊंगी तो रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है, पब्लिक को फिर महंगा मिलेगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने सब बिजनेसमैन को बोल दिया, जो भी मोबाइल ला रहे हैं, ठीक है, कंपनी एक कंपनी का लगा लो, एक कंपनी के मोबाइल आ रहे हैं, उनकी वो 500 से ज्यादा ला ही नहीं सकते, इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो अब देखो, अब आप 2000 लाओगे या 500, सिंपल सी बात है, 500 गवर्नमेंट के चक्कर में कौन पड़ेगा, लाने नहीं देगी गवर्नमेंट, चेकिंग होती है, ठीक है। तो 500 ही लाओगे तो 1500 क्या हो गए, मोबाइल कम आए तो कम से कम बिकेंगे हमारी कंट्री में, ठीक है, कम सेल होगी ना उनकी, तो अपने आप इंपोर्ट कम हो गया। तो ये होता है नॉन टैरिफ। अब एड वैलोरम टैक्स क्या होता है, ये एक तरफ से क्या है, टैक्स है, ये टैरिफ का ही पार्ट है। एड वैलोरम क्या है, ये टैरिफ का ही पार्ट है। इसमें क्या किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है असेस्ड वैल्यू पे। असेस्ड वैल्यू पे मतलब देखो, असेस्ड वैल्यू कैसे, जैसे आपने 100 यूनिट खरीदी, 10 रुपए की एक यूनिट है, तो कितना वैल्यू कितनी आ गई, इस पे मैंने इस पे टैक्स लगा दिया कि मुझे 5% टैक्स दो, ठीक है, असेस्ड वैल्यू पे लगेगा जो। अब देखो, नॉन टैरिफ बैरियर कौन सा नहीं है, एड वैलोरम नहीं है, कौन सा है ये टैरिफ का है। तो जो बच गए वो हमारे क्या हो गए, नॉन टैरिफ। अब नॉन टैरिफ में क्या है, मैंने फिर जैसे आप पेन मंगवा रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट पेन मंगवा रहे हो, मैंने क्या दिया, इस क्वालिटी का पेन तो कोई ला ही नहीं सकता, एक क्वालिटी का पेन कोई नहीं फॉरेन से इंपोर्ट कर सकता। हाँ, बी क्वालिटी का कर सकते हो, बी क्वालिटी का कर सकते हो, पर ए क्वालिटी का नहीं कर सकते। मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। नॉन टैरिफ मीन सिंपल है, कोई रूल्स बना दिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, ठीक है, कोई भी रूल, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी, वैसे बैरियर को कहते हैं रुकावटें। जैसे आपने देखा होगा आजकल जगह जगह पुलिस वालों ने क्या कर रखे हैं, वो येलो येलो से लगे होते हैं ना सड़क पे जो रास्ता ही नहीं छोड़ते, सिर्फ इतना सा रास्ता ही मिलता है, वो बैरियर्स होते हैं, जिससे क्या होता है, आना जाना थोड़ा देखो धीरे हो जाएगा। ऐसे ही अगर पूरे बैरियर लगा दिए पुलिस ने तो आना जाना बंद। ऐसे गवर्नमेंट क्या करती है, बैरियर लगा के ट्रेड को क्या कर देती है, कम ज्यादा जैसे भी उसने करना हो वैसे कर देती है, बैरियर हटा देगी या बैरियर लगा देगी, ठीक है। तो ये सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बना सकते हो। अगर इन्वायरमेंट को लो नुकसान हो रहा है कोई किसी इंपोर्ट से, तो मैं गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी कि नहीं, इस टाइप का इंपोर्ट आप नहीं कर सकते हो। When average cost falls as a result of increase in output, the marginal cost is, देखो ये सिंपल सा, ये सबने पढ़ा होगा। देखो ये एसी होती है हमारी और ये हमारी क्या होती है, एमसी। देखो एवरेज कॉस्ट क्या है, डाउन आ रही है, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या है, डाउन आ रही है, ये भी क्या है, डाउन आ रही है। लेकिन ये यहाँ पे 10 है, फिर 8, फिर 7, तो ये बहुत कम है, ये होगी 5, 4, 3, ठीक है, तो इससे कम रहेगी ये। एवरेज कॉस्ट फॉल्स, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, फॉल्स होगी, बट लेस देन द एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट से क्या होगी, ये कम है ना मार्जिनल, एसी एमसी, ये तो सबने अच्छे से इकोनॉमिक्स में करा होगा। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंडेक्स नॉर्मली बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन, देखो ये ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, जिसको हमने कहा था आइडियल इंडेक्स भी कहा था, और ज्योमेट्रिक मीन था जो किसका, एल और पी का, वो था फिशर। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर, सिंपल क्वेश्चन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, एक और भी है, स्टाफिंग नहीं है इसमें, स्टाफिंग, ठीक है, और कंट्रोलिंग, ये 5 के हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। द डिवीजन ऑफ लेबर बाय ग्रुपिंग पीपल एंड मटेरियल रिसोर्सेज इनटू रीजनल ग्रुप, देखो डिवीजन ऑफ लेबर बाय ग्रुपिंग पीपल एंड मटेरियल, ग्रुप बना दिया आपने भाई, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आपने ग्रुप बना दिए, सेल से रिलेटेड एक ग्रुप, परचेज से रिलेटेड एक ग्रुप, तो उसको कहते हैं हम डिविजनलाइजेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, डिवाइड कर दिया, ग्रुप बना दिया। नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लेड बाय हेनरी फ्योल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी पेपर उठा के देख लो किसी भी स्टेट का, ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार तो आपको जरूर मिलेगा। हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल दिए थे, 14 प्रिंसिपल। इस बार ये पूछा है, अगली बार पूछेगा कौन सा प्रिंसिपल है या कौन सा प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का नहीं है। तो भाई ये 14 प्रिंसिपल्स हैं, इनके नाम सबको याद होने चाहिए। एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन आर, कोऑर्डिनेशन के एलिमेंट कौन से हैं, देखो कोऑर्डिनेशन के वैसे 3 एलिमेंट हैं, इंटीग्रेशन, बैलेंसिंग एंड टाइमिंग। इंटीग्रेशन का मतलब था एक, इसमें क्या है, देखो आपका बैकग्राउंड अलग है, मेरा बैकग्राउंड अलग है, हम एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका अलग, मेरा अलग, कोई और आ रहा है उसका अलग, कोई और आ रहा है उसका अलग, तो डाइवर्स इंटरेस्ट होता है सबका, डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग होते हैं। बट ऐसे तो सब अपनी मन मर्जी करेंगे तो बिजनेस तो होगा नहीं, तो सबको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट मीन्स एक, सभी एक एफर्ट लगाएंगे, मिलजुल के एफर्ट लगाएंगे, जिससे क्या होगा, कॉमन गोल को अचीव करना है। बैलेंसिंग में क्या होगा, सारी एक्टिविटी में क्या होना चाहिए, बैलेंस। जैसे ए एक्टिविटी खत्म होगी जब भी कौन सी है, बी स्टार्ट होगी, अगर एक खत्म ही नहीं हुई तो बी कैसे स्टार्ट होगी, तो बैलेंस होना चाहिए। टाइमिंग,
ए एक्टिविटी का खत्म होने का टाइम होना चाहिए, टाइम पे ये खत्म हो जाएगी जब तो क्या है बी स्टार्ट होगी, तो बैलेंसिंग टाइमिंग ये सब होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन में देखो ग्रुप एफर्ट होने चाहिए, ठीक है, सभी मिलके काम करेंगे, कॉमन पर्पज होगा, ये हमने सारा देख ही लिया। देखो इंटीग्रेशन में ये था ना कॉमन गोल या कॉमन पर्पज, ये क्या हो गया एफर्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल, ऑल इंडिविजुअल मीन्स ग्रुप एफर्ट, ठीक है, ये ग्रुप एफर्ट हो गए हमारे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, ये आ जाएंगे सारे ही आ जाएंगे हमारे, ठीक है, डी आंसर। तो हमारा आंसर क्या बनेगा डी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करो मैक्सिमम, ताकि और बच्चे जो भी आपके नोन में हैं, जो भी ये तैयारी कर रहे हैं यूपी पीजीटी की, तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।